चलिए शुरू करते हैं। फिर से मैं आ गया हूं अभिषेक फिजिक्स, एक नया सीरीज लेके, क्लास 11 का वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, सो हम लोग बात करेंगे टॉपिक वाइज और एक एक क्वेश्चन भी करेंगे सबसे पहले, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, और एक एक कॉन्सेप्ट लेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट के बाद में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल कई बुक से सॉल्व करेंगे, जैसे कि एस.एल. अरोरा से। ठीक है, जो मोस्ट फेवरेट स्कूल की बुक्स हैं बेटा। देन उसके बाद कुमार मित्तल की और एस चंद की बुक आती है, प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन, आईआईटी के क्वेश्चन सारे करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, माय नेम इज अभिषेक जायसवाल। ठीक है, तो रात के 11 बज रहे हैं और बाहर खूबसूरत सा मौसम है क्योंकि बारिश खूब अच्छी हो रही है और हम लोग पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी। ये जूम जपैक जूम, जैसे वर्क की बात करते हैं बेटा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्क होता क्या है। ठीक, तो दिन भर हम लोग अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं। ठीक, लेकिन पता ही नहीं चलता कौन सा वर्क डन है। जैसे मैं बोलूँ, इस व्हाइट बोर्ड को मैंने फोर्स लगाया, ठीक बेटा, और ये बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुई। अगर ये बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुई बेटा तो क्या वर्क डन होगा? नहीं होगा ये वर्क डन। ठीक है, अगर बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुई तो ये वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, तो वर्क डन कब होगा बेटा? जब किसी बॉडी पे हम फोर्स को एक्ट करें और वो बॉडी क्या करे, डिस्प्लेस हो जाए। ठीक है, जैसे लाइक अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया बेटा इस तरीके से, और मान लो और तुम यहाँ खड़े हो, मस्त एकदम इसे फोर्स लगा रहे हो, जूम जपैक जूम। ठीक बेटा, और किसी बॉडी का मास m है। ठीक, और ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आ गई, फोर्स लगाते ही ये बॉडी क्या आ गई, यहाँ से यहाँ तक आ गई। ठीक है, इस पे हमने फोर्स लगाया और ये बॉडी कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे आ गई, और यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर ये डिस्प्लेसमेंट, जैसे इसको मैंने फोर्स लगाया था, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? जीरो होगा। ठीक है, अगर कोई बॉडी डिस्प्लेस नहीं की तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। ठीक, तो अब देखो इस मास m पे हमने जैसे ही फोर्स लगाया, ये जूम इधर आ गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहां से उठ के यहां आ गया बेटा, तो उसने क्या किया? डिस्प्लेस किया। तो भाई अगर देखा जाए तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बेटा। देखो हमने क्या लगाया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाया? फोर्स लगाया, और ये बॉडी क्या हो गई? डिस्प्लेस हो गई। तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब बात ये करते हैं बेटा कि ये दोनों कौन सी क्वांटिटी हैं? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, या अगर हम लोग इसको लिखे लैंग्वेज में तो क्या लिखेंगे बेटा? वर्क डन इक्वल्स टू अप्लाइड force on a body multiply by displacement। ठीक बेटा, ये हो गया। चाहो तो तुम इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है, या डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे थे, ये जूम जपैक जूम, फोर्स लगाया, ये गया आगे, मतलब जिधर हम फोर्स लगा रहे थे उधर ही क्या हुआ? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसी वजह से बेटा फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बट बात आती है, क्या वर्क वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं भाई नहीं, वर्क डन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जैसे देखो मैंने इसको फोर्स लगाया इधर की तरफ, ये इधर की तरफ जा रहा था, ठीक, लेकिन जरूरी नहीं है कि वर्क डन हम करें। और देखो इसको हमने फोर्स लगाया तो बॉडी किधर हो रही है? डिस्प्लेस इधर की तरफ हो रही है। मतलब वर्क डन जो एक्चुअल में हो रहा है, फोर्स तो हम लगा रहे हैं इधर की तरफ, बट वर्क डन क्या हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन या साइड डायरेक्शन में हो रहा है बेटा। तो जरूरी नहीं है जिधर हम वर्क डन करें उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो जाए। जैसे कि आपने देखा होगा, फील किया होगा बेटा कि अगर हम जब चलते हैं बेटा तो हमारा फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में, बट एक्चुअल में हम जा किधर रहे हैं? फ्रंट, सामने की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा बेटा? तो ये डायरेक्शन फिक्स ही नहीं है कि इधर की तरफ होगा। ठीक है, जैसे हम कोई चीज उठा रहे हैं बेटा, तो हम उठा के ऊपर की तरफ रह रहे हैं, बट एक्चुअल में फोर्स हमारा नीचे लग रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ लग रहा है। ये देखो, ये जूम उठाया बेटा, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कभी कभी नीचे की ही तरफ गिर गया कोई ऑब्जेक्ट, तो हम
हम तो फोर्स ऊपर लगा रहे थे बट ऑब्जेक्ट कहां चला गया और नीचे चला गया, ठीक है। तो वर्क डन के लिए क्या होगा बेटा, स्केलर क्वांटिटी। अगर इससे भी नहीं समझ में आया बेटा तो इतना याद कर लो कि दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या लेके आता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी आता है। ऐसा वेक्टर में आपने पढ़ा होगा बेटा, ठीक है, या मैंने पढ़ाया है क्लास में भी, ठीक है। अभी वेक्टर के भी लेक्चर्स ऐड करेंगे बेटा, ठीक। तो इतना याद करेंगे, हमने क्या बोला कि दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक। अब देखो इसको लिखना चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो, W = fs cos थीटा, ठीक है। जब भी अगर हम लोग देखते हैं बेटा क्या, दो वेक्टर क्वांटिटी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो मॉड ऑफ f एंड मॉड ऑफ s cos थीटा, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि सर ये cos थीटा कैसे आया। अगर मान लो किसी को ये नहीं पता सर डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो cos थीटा आता है या क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो sin थीटा आता है, तो फिर वो कैसे करेगा, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वर्क कैसी क्वांटिटी होती है। इधर लिख लेते हैं, वर्क की क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है बेटा। यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या होता है, तो बेटा फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक बेटा। या इसका एक यूनिट और क्या होगा, जैसे हमने देखो बेटा फोर्स इक्वल टू क्या पढ़ा था, ma पढ़ा था, तो फोर्स का यूनिट ma मास का क्या होता था, kg, और a बोले तो एक्सकलेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, ये वाला आ गया। तो या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह। या अगर इसके सीजीएस यूनिट की बात करें बेटा तो क्या हो जाएगा, एक तो इसी को कन्वर्ट करके लिख देते हैं, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो किलोग्राम किस में आ जाएगा बेटा, ग्राम में आ जाएगा, मीटर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा, और सेकंड तो सेकंड में ही रहेगा, ठीक। लेकिन इसका एक यूनिट और पूछता है, ठीक है। जैसे इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग, ठीक, तो न्यूटन को किस में लिखते हैं बेटा, डाइन में लिखते हैं, ठीक, और मीटर को किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर। अच्छा, अब डाइन क्या होता है, तो बेटा ये भी क्या है, फोर्स का ही यूनिट है, बट किसमें है, सीजीएस में है, ठीक बेटा। सीजीएस समझ में आ रहा है बेटा, सबने पढ़ा होगा, सीजीएस पढ़ा होगा, एमकेएस पढ़ा होगा, एफपीएस पढ़ा होगा, ठीक है, एसआई यूनिट पढ़ा होगा। सबसे लास्ट में कौन सा यूनिट आता है, एसआई यूनिट आता है। ये जब मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां भी बताऊंगा बेटा, ठीक है। तो पहले सीजीएस बात कर रहे हैं, सीजीएस बोले तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डाइन क्या बोलता है बेटा, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है बेटा, ठीक है। वो डाइन चुड़ैल वाली नहीं, ठीक है, सीजीएस वाली, ठीक है, डाइन, इसको याद रखिएगा, ठीक बेटा। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि बेटा कि यहां से cos थीटा समझ में आ रहा था कि डॉट प्रोडक्ट जिसने हटाया है, ठीक है। मैं बार बार माइक देख रहा हूं क्योंकि बैटरी इसका गड़बड़ हो गया है, ठीक बेटा। तो फिर डायरेक्ट अगर कंटिन्यूड कनेक्शन से लगा दो तो वो आवाज इतनी अच्छी आ नहीं रही है, ठीक। तो देखो अगर इसके लिए एक जुगाड़ लाते हैं बेटा। अच्छा, सबने घास काटने वाली मशीन देखा होगा, वो कैंची वाली नहीं, एक रोलर लगा होता है जिसमें, और उसको एक आदमी खींचता है और उसे घास काटता रहता है, ठीक है। तो उसी को फील करके करते हैं बेटा। प्रॉब्लम ये था कि अगर फोर्स तो ऐसे लग रहा था तो भाई लिख दिया हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा बेशक, और टीचर ने ये भी बता दिया होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने बोला सर नहीं सर, अगर ये फोर्स इस तरीके से कुछ लग रहा है, अब क्या होगा सर, अब ये बताओ, ठीक। तो बेटा देखो, अगर फोर्स हम इधर लगाएं, लेकिन ये तो क्या है, ये हमारा सरफेस है ना बेटा, ये सरफेस है, और जब सरफेस पे हम लोग किसी चीज को ऐसे खींच रहे हैं, ये टिंग इस तरह खींच रहे हैं, तो वो सरफेस पे ही आगे बढ़ेगा, ना कि ऊपर की तरफ आ जाएगा। जब ऊपर खींचेंगे तो किसी पुली के माध्यम से ऊपर आएगा बेटा, अदरवाइज नॉर्मल किसी को खींचो तो कोई ऊपर नहीं आएगा। तो फिर तो वो कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, ना कि ऐसे इंक्लाइन पे कोई चीज ऊपर खींचने पे आता है। इंक्लाइन पे जब किसी चीज को खींचोगे, इंक्लाइन बोले तो तिरछा इस तरीके से, ये स्लोप जो बना होता है बेटा, इस तरह खींचोगे तो वो कहां जाएगा, सरफेस पे ही जाएगा। तो सरफेस पे कैसे निकालेंगे, तो इसका भी तरीका है, ठीक बेटा। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से दो कंपोनेंट बनाएंगे। ऐसा फिजिक्स में पढ़ा होगा बेटा, जैसा कि मान लो कोई मुझे 10 न्यूटन से इधर खींचे और कोई मुझे 10 न्यूटन से इधर खींचे, ना मैं इधर जाऊंगा ना मैं इधर जाऊंगा, मैं किधर जाऊंगा, ये मैं तो इधर चल, ठीक है, मैं इधर की तरफ चला, मतलब मैं अपने रिजल्टेंट पोजीशन पे चलूंगा बेटा, ठीक है। तो रिजल्टेंट पोजीशन क्या होगा, ऐसा खींच के देखना। ये अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखना और एक कोई रूप लेना बेटा, छोटा सा, ठीक है, और उसको देखना, खींचना, वो अपने इंक्लाइन प्लेन पे ही आएगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो आप लोग, ठीक। एक सेकंड, थोड़ी गर्मी जाते हो रही है, ठीक है।
अब देखो बेटा यहां से क्या हो जाएगा कि यहां से इसको हम लोग क्या लेंगे, थीटा। अच्छा थीटा जब भी लेंगे तो सरफेस से ही लेंगे। जैसे मान लो ये है हमारा, ये जूम दोनों ऐसे रखा है, ये हमारा सरफेस है और ये हमारा एक कंपोनेंट। अब देखो इसको उठा रहा हूं, ये उठाया, तो देखो एंगल कहां से लेंगे बेटा, सरफेस से ही लेंगे। इसको बाखूबी याद रखना। कुछ बच्चा इसमें पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूज रहता है, कुछ बच्चे यहां से ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है, सॉरी एग्जांपल बोल रहे हैं, ये एंगल यहां से ले लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा जब भी एंगल लेंगे तो कहां से लेंगे, सरफेस की तरफ से लेंगे बेटा। तो जब सरफेस वाला एंगल लेते हैं तो ऐसा वेक्टर में आपको पढ़ाया गया होगा, जिधर थीटा होता है उधर क्या हो जाता है, एफ कॉस थीटा होता है, और जिधर थीटा नहीं होता वो कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, एफ साइन थीटा होते हैं। अब इसके लिए आपको कंपोनेंट वेक्टर जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्द मैं उसके भी लेक्चर्स डालूंगा, ठीक है, तो फिर आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो बेटा, ठीक है। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे बेटा, तो W इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये बॉडी बेटा जब यहां से यहां आगे बढ़ रही है तो एक्चुअल में इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और ये पूरा डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, s ले लिया बेटा इसको, तो ये हो गया। अब कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं और कुछ लोग इसको जैसे मैंने यहां लिखा है उस तरह भी लिख देंगे, एफ एस कॉस थीटा। थोड़ा इसको देखने में अच्छा लगता है इस वजह से ऐसे लिख देते हैं, बट बिल्कुल कंफ्यूज ना होना। ये चीज आपने 10th ICSE बोर्ड में भी पढ़ा होगा बेटा, अगर ICSE के स्टूडेंट इसको देख रहे होंगे वीडियो तो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा हो गया क्या कि यहाँ पे आपको मैंने ये बताया बेटा कि अगर कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट किस पे रखा है, सरफेस पे रखा है, तो उस पे हम फोर्स लगाएंगे बेटा, तो वो क्या होगा, बॉडी डिस्प्लेस करेगा, देन वर्क डन होगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होगा बेटा, एंड W इक्वल टू, या तो इस तरह लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एफ एंड मॉड ऑफ एस इंटू कॉस थीटा। अच्छा अब पूछोगे बच्चा ये सर मॉड वोड क्यों लगा रहे हो, ठीक है बेटा। अभी देखो ना, हम जिधर वर्क डन कर रहे हैं, सॉरी जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, फोर्स को निगेटिव नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है बेटा। तो यहाँ फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने मॉड लगा लिया। कोई भी नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव के अंदर, सॉरी मॉड के अंदर पॉजिटिव हो जाती है। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, और इसलिए पॉजिटिव ले लिया। तो लगाओ या ना लगाओ कोई कल नहीं है बेटा, ठीक है। देन उसके बाद मैंने बोला आपको कि ये इंक्लाइन प्लेन पे होगा बेटा, तो क्या होगा, कंपोनेंट वेक्टर लगाएंगे, इसमें कंपोनेंट निकालेंगे बेटा, कंपोनेंट से ये हमारा आ जाएगा। और बेसिकली यूनिट बहुत ही आसान है, स्केलर क्वांटिटी होगा वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस की बात कर लेते हैं इसके बेटा, कुछ कंडीशन की बात करते हैं। अच्छा हाँ, डायमेंशन भी इसका चाहे तो निकाल सकते हैं बेटा, ठीक। मैं मिटा रहा हूं इसको। डायमेंशन तो आपने पहले चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा बेटा, ठीक है। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो फोर्स का क्या होता है, M1 L1 T-2 होता है बेटा, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, L1 होता है बेटा। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो M1 L1 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, L2 हो जाएगा T-2। तो वर्क डन का, अच्छा एनर्जी वाले टर्म का सबका यही होता है बेटा डायमेंशन, इसको याद कर लेना। अच्छा देखो SI यूनिट में आया था, तो SI यूनिट के पहले MKS तो था ही, मीटर किलोग्राम, सॉरी MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, सही बोल रहा था मैं, ठीक है। तो सर SI क्यों आया बेटा, देखो SI इसलिए आया कि एक तो पूरा वर्ल्ड वाइड कोई कॉमन यूनिट नहीं था, ठीक। दूसरा क्या था, जितने एनर्जी वाले टर्म थे, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर, वर्क जूल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी बेटा, ठीक है। इतने सारे एनर्जी के टर्म कि साइंटिस्ट भी परेशान हो गए थे, अरे सर क्या करें, कितने यूनिट याद करें, और स्टूडेंट भी परेशान हो गए थे, सर कितने यूनिट याद करें, ठीक। तो उसके लिए SI यूनिट लाया गया, उसके लिए क्या लाया गया, SI यूनिट लाया गया, और सारे एनर्जी वाले टर्म को मिला के एक यूनिट बना दिया गया, जिसका नाम हो गया जूल हो गया बेटा। तो चाहे वर्क की बात करो, चाहे एनर्जी की बात करो, सबका, चाहे काइनेटिक एनर्जी की बात करो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, किसी की भी बात कर लो बेटा, वहां पे क्या होगा, यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो अब देखो डायमेंशन बता दिया बेटा, इसके बाद हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, केसेस की बात करते हैं, ठीक। कुछ केस में बात कर लेते हैं, #नोट, ठीक बेटा। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री बेटा, अगर हम थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री ले लें, अब इसके पहले सर कहोगे थीटा क्या आ गया, तो बेटा पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, एफ एस कॉस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस,
बोले तो थीटा जो कि एंगल होगा बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, ये जूम बैक, ठीक है, दो कंपोनेंट के बीच का एंगल होगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बेटा, ठीक है। तो अब देखो थीटा 0 डिग्री आ गया बेटा, तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे थीटा W इक्वल टू FS cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, बहुत बच्चों को जेई नहीं याद होगा, फिर पीछे पूछेंगे भाई cos 0 की वैल्यू बता दो। भाई याद कर लो ना इसको, सिंपल है, कुछ नहीं है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये साइन थीटा का हो गया बेटा। 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, cos थीटा का निकाल लो, उल्टा कर दो इसका, 3/2 1/√2 1/2 0, खत्म। 10 बार बोलो ना ऐसे, 10 बार बोलो, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, खत्म। ओ भाई कुछ नहीं करना है, इसको यूज टू लाना है, अपने जहन में बिठा लेना है बेटा, सब बहुत आसान है यार। पता प्रॉब्लम क्या है, आप लोग बार बार नहीं पढ़ते हो, एक बुक को 10 बार पढ़ो। आप लोग क्या करते हो, बस यूट्यूब खोला, वीडियो देखा, हाँ भाई मेरा तैयार हो गया। भाई कुछ ना होने वाला इससे, ठीक है, मैं भी एक हेल्प के लिए ही डाल रहा हूँ। बस आपको करना क्या है बेटा, करना ये है कि जाके बार बार चीज़ों को रिवाइज करना है, और इस लेक्चर के बाद जाके बुक्स पढ़ो बेटा, खुद से न्यूमेरिकल लगाओ, खुद से वर्क डन करो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। वीडियो देख लोगे, अभी समझ में आएगा, बाद में सब भूल जाएगा, ठीक है। तो मेरी बात को याद रखो, बुक से पढ़ो बेटा, ठीक है, और दिमाग लगाओ। जब तक खुद से नहीं लगाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। कोई टीचर कितना हूँ पढ़ा दे भाई, तुम डम के डम ही रहोगे बेटा, ठीक है। हाँ, कुछ हार्श लैंग्वेज है, आपको लग रहा होगा सर इस तरह बोल रहे हैं, बट इट्स रियल, फील करके देख लेना, नहीं आएगा तो बताना भाई, ठीक है, एकदम सही बोल रहा हूँ भाई। तो cos 0 की वैल्यू देखो भाई क्या होता है, 1 होता है बेटा, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, FS हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि F और S, मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे थे उसी तरफ क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं बेटा, उसके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, मतलब क्या हो रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब वर्क डन हो रहा है, ठीक। हमने स्टार्टिंग में बताया था, किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क लगाएंगे, अगर वो डिस्प्लेस कर गई तो वर्क डन होगा, देख लो एकदम सही हो गया, ठीक भाई। केस नंबर 2 ले लेते हैं बेटा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। किसी चीज़ की याद आएगी, पक्का है, इसको करने के बाद आपको किसी चीज़ की याद आएगी, ठीक। cos 90, अच्छा मैं बोलूँ तो अगर क्या सर वर्क डन क्या 0 होगा यहाँ, बोलोगे सर हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे, तो लिख के दिखाते हैं भैया कैसे, और एक एग्जाम्पल भी बताते हैं। अब देखो मैं तो घसीटी बेगम की तरह टीप दूंगा यहाँ से, भाई देखो ना cos 90 की वैल्यू 0 डिग्री है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 0, वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया। अच्छा इसको एक एग्जाम्पल बताएं क्या, देखो वर्क डन इन अ सर्कुलर पाथ इज 0। याद आया कि अगर किसी सर्कुलर पाथ में बेटा हम वर्क डन करते हैं बेटा, तो इधर क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है कि नहीं लगता है, बचपन में पढ़ा होगा। v वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है बेटा, एक समय के बाद यहाँ आया होगा, एक समय के बाद यहाँ आया होगा, एक समय के बाद यहाँ आया होगा, और देखो इन अ गिवन सर्कुलर जहाँ से चलना स्टार्ट किया था ये इनिशियल पॉइंट है, और यही क्या हो गया, फाइनल भी पॉइंट पोजीशन हो गया बेटा, और फाइनली खत्म, मतलब ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो cos 90 लो बेटा, चाहे डिस्प्लेसमेंट को यहाँ 0 लिख दो, वर्क डन 0 ही होगा, ठीक है। तो cos 90 की वैल्यू, अब तुम कुछ लोग के दिमाग में आ रहा हो सर 90 पे तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, अरे मेरे भाई 90 पे मैक्सिमम होती है, बट कहाँ होती है, साइन में होती है। 10th में मैथ्स में सर नहीं पढ़ाया होगा, आजकल तो सिलेबस की धज्जियां उड़ा दिया एनसीईआरटी ने भाई, ठीक है। यूपी बोर्ड में हम लोग थे भाई, सब कुछ पढ़ाया जाता था, उसी 10th क्लास में ही पढ़ा देते थे। अब तो इतना सा सिलेबस कर दिया, उसके बाद भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है। पढ़ो भाई, बहुत सिलेबस है, कुछ करना है लाइफ में ना, IIT निकालना, नीट निकालना, पहले बेसिक सही करो। पहले ही हम जाते हैं बड़ी बड़ी कोचिंगों में एडमिशन ले लेंगे, ये जाके डांस करेंगे वहाँ पे, ओ भाई कुछ ना होने वाला उससे। सच बताऊँ, पहले बेसिक सही करो, अपना क्लियरिटी लाओ, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो बेटा, ठीक है। और टीचर पे विश्वास करो अपने, जहाँ भी पढ़ रहे हो, जिसके पास भी। सबसे बड़ी बात, आपको विश्वास ही नहीं होता है, ठीक है, तो बिलीव, फिर उसके बाद का आगे का स्टेप होता है। और पता है प्रॉब्लम क्या है कुछ लोगों की, मतलब टीचर को समझते हैं, कुछ भगवान समझ लेते हैं। भाई टीचर एक सीढ़ी है, स्टेयर है बेटा, कि जिस पे तुम चढ़ के चले जाओ, ठीक है। कुछ लोग वहीं बैठ जाते हैं, कुछ लोग चलते हैं धीरे धीरे धीरे। भाई हाइट पे जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हो बेटा, तो वर्क डन तो करना ही पड़ेगा ना, MGH लाना ही पड़ेगा। अभी MGH को भी डिफाइन करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो ये हो गया बेटा। अब देखो एक और केस लेते, आई होप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है। देखो भाई मेरे नोट्स तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, एक एक चीज़ जो तुम कहानी सुनना चाहते हो, लिखना चाहते हो, ठीक है।
बाकी मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट वाली सब कुछ मैं बताऊंगा बेटा, ठीक। तो वर्क डन 0 पता चल गया तुमको। अब देखो वर्क डन केस नंबर 3 में बेटा कि अगर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री ले ले, सर ये कैसे पॉसिबल होगा ना भाई, देखो ना कैसे, ये फोर्स इधर लगा या डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, इट इज पॉसिबल, यस सर इट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है, लाओ पहले इक्वेशन से देखते हैं। एफ एस कॉस 180 डिग्री, तो 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी भाई, -1 होगी, एफ एस आ जाएगा, ठीक है। तो भाई देखो ना, जैसे मान लो तुम हो ये, ठीक है, तुम चलने की कोशिश कर रहे थे इधर, और पैर सीधा कर दे, नहीं तो कहोगे कि यार सर कहाँ जा रहे थे, और तुम सर खुजलाते खुजलाते जा रहे थे ऐसे भाई, हमारे बाल जूम जपैक जूम, ठीक, ये हो गया। अब भाई तुम जा रहे थे इधर की डायरेक्शन में, लेकिन फ्रिक्शन किधर लग रहा था, इधर की डायरेक्शन में लग रहा था भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का एफ के, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट किधर होता है, इधर की डायरेक्शन में जा रहे थे, तुम फोर्स इधर लगा रहे थे, बट जा कहाँ रहे थे, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा तो बेटा देखो यहाँ पे एक केस और समझाते हैं। अगर मान लो कोई ब्लॉक है बेटा और तुम पकड़ के इसको खींचे जा रहे हो, ठीक है, लेकिन ये बॉडी किधर जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चली जा रही है, मूव कर जा रही है इधर की तरफ, तुम फोर्स इधर लगा रहे हो लेकिन मूव इधर कर जा रही है बेटा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा फ्रिक्शन क्या और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है बॉडी, तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया बेटा, ठीक। अब देखो हम लोग थोड़ी सी और बात कर लेते हैं बेटा। इसके बाद का जो हेडिंग है, अगर पूछ लिया वर्क डन इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर टर्म, ठीक है। अगर रेक्टेंगुलर टर्म में पूछ लिया, रेक्टेंगुलर टर्म, ठीक है, वर्क डन इन अ रेक्टेंगुलर टर्म बेटा, तो रेक्टेंगुलर टर्म में भी वही होगा बेटा, W इक्वल्स टू एफ एस, ठीक। तो इसको हम लोग लिखेंगे एफ एक्स आई कैप प्लस का एफ वाई जे कैप प्लस का एफ जेड के कैप बेटा। अब कहोगे सर ये कहाँ से आ गया, भाई आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, like this, x axis, y axis and z axis, and I cap is the displacement in x axis, and and j cap is the displacement in y axis, and k cap is the displacement in z axis बेटा। मतलब जब भी हम जिस कंपोनेंट की बात करेंगे, x axis की बात कर रहे हैं बेटा, तो जो डिस्प्लेसमेंट उसमें हो रहा है वो किसको डिफाइन कर रहा है, कौन डिफाइन कर रहा है उसको, I cap डिफाइन कर रहा है। z एक्सिस में कौन कर रहा है, k कैप, और y एक्सिस पे कौन कर रहा है, j कैप कर रहा है बेटा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे बेटा, तो यहाँ भी उसी तरीके हो जाएगा एक्स एक्स आई कैप प्लस का एस वाई जे कैप एंड प्लस का एस जेड के कैप बेटा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा एस एक्स एफ एक्स प्लस का एस वाई एफ वाई प्लस का एस जेड एफ जेड बेटा, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा वर्क डन का। अब कहोगे सर ये तो सही था, लेकिन j कहाँ गया, i इंटू जे कहाँ गया, भाई i इंटू जे की वैल्यू 0 होती है। अब ये वेक्टर में जाके पढ़ोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन मैं नहीं सिखा रहा हूँ, बस आपको बेसिक यहाँ पे बता दिया कि ये क्या होगा, ठीक है। ये कहानी क्या होगा, एस एक्स और एफ एक्स प्लस का एस वाई और एफ जेड। अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये तो आपने कहानी 9th वाली अभी तक बताई, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपने 11th का स्टार्ट किया बेटा, ठीक है। लेकिन देखो बेटा, अब यहाँ से बात आती है कि जब भी हम लोग 11th में फिजिक्स पढ़ते हैं तो माइक्रो लेवल पे टक 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 छोटे छोटे डिस्टेंस की बात करेंगे, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, और जब छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा, छोटा डिस्टेंस होगा, छोटा टाइम होगा, तो भाई छोटा वर्क डन भी होगा, छोटा फोर्स भी होगा। तो उसके लिए जब भी बहुत छोटे टर्म की बात आती है बेटा, तो उसके लिए हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, वर्क डन इन अ वेरिएबल फोर्स। और वेरिएबल फोर्स कैसे निकालते हैं बेटा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से निकालते हैं बेटा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग हो गया वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो बेटा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकाले कैसे होगा, जब ने आपको टीचर ने इंटीग्रेशन जरूर पढ़ाया होगा बेटा। अगर मैं मान लो इधर कंपोनेंट ले लेता हूँ, एफ ले लेता हूँ बेटा, ठीक, और इधर ले लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ, और कोई यहाँ छोटा सा ग्राफ इस तरह बना देता हूँ बेटा। इसके कई सारे कंपोनेंट बना देते हैं इस तरह, क्योंकि इतना ग्राफ को सॉल्व करना मुश्किल है बेटा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। थोड़ा सा इसकी हाइट और बढ़ा दो, इधर चला मैं उधर चला मैं जाने कहाँ चला।
ठीक, ये हो गया। थोड़ा सा इसको कलरफुल कर देते हैं, कलरफुल तो इट इज नॉट पॉसिबल बेटा, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ठीक है। टेन 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 टेन, ये थोड़ा सा नीचे हो गया यार, इसको और ऊपर करो। जय भाई की गल कर रहा हो बाजी, हाँ ठीक है, थोड़ा छछूंदर की तरह बना भाई, एडजस्ट करना, चिंपैंजी की तरह बना है, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया भाई, dx मान लिया। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। इसको f1 मान लिया, इसको f2 मान लिया। भाई देखना छोटा छोटा वर्क डन हो रहा है, f3 f4 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा वर्क डन हो रहा है। अब देखो भाई, इसको पूरा एरिया अंडर द कर्व निकालते थे बेटा, एरिया अंडर द, टोटल एरिया जितना होगा भाई पूरा, इसको देखो ये जूम जबाएग जूम, इतना सारा लिया तो यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल एरिया। टोटल एरिया किसके बराबर होगा भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसको चाहो तो कहानी भी लिख सकते हैं यार, बड़ा बड़ा मैं उतना थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, जितना आपको समझ में आया, ठीक है। मतलब टोटल एरिया क्या होगा बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। क्यों, वाई एक्सिस में देखो फोर्स आ रहा है और एक्स एक्सिस में देखो क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो छोटे छोटे स्ट्रिप लेके, ये तो मैंने इतने दिखाया बेटा, इसमें बहुत सारा स्ट्रिप आएगा। मतलब जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स इनिशियल की बात करेंगे, यहां से स्टार्ट हुआ, फाइनल यहां जाके खत्म हुआ, पूरा ग्राफ इंटीग्रेशन क्या करता है, सॉल्व कर देता। अगर हम ऐसे नॉर्मली सॉल्व करें तो फिर भाई निकालते रह जाएंगे, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल। अब भाई देखो टोटल एरिया निकालना है तो इतने से तो पॉसिबल नहीं होगा बेटा, इतने से पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, x इनिशियल बोले तो x फाइनल और f डॉट dx, और हम लोग पूरे डिस्प्लेसमेंट को नहीं लेंगे, छोटे छोटे टर्म को लेंगे बेटा। मतलब किसी भी वर्क डन को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे भाई, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो जिससे हमको पता चलेगा कितना डिस्टेंस चला वो, जब हमने फोर्स लगाया, छोटू सा फोर्स लगाया तो कुछ डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो गया, मूव कर गया बेटा, तो F इंटू dx हो गया, और यही क्या हो गया, हमारा एरिया ही क्या हो जाता है, टोटल वर्क डन हो जाता है बेटा, ठीक है। जितने इस गिवन एरिया में, अब खुद सोचो ना कि मान लो हम कुछ मूव कर रहे हैं बेटा, तो सर्टेन एरिया तो लेगा ही ना, तो जितना वर्क डन जितना होगा वही टोटल एरिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा बेटा। तो W इक्वल टू क्या हो गया, F डॉट dx हो गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल फोर्स। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, कांस्टेंट फोर्स पढ़ा था बेटा। तो कांस्टेंट फोर्स में क्या हो जाएगा, उतना हमें अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये क्लास 9th में था, अब हम पहुंच कहाँ गए, 11th में। तो इसलिए हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है। 99.99% जगह हर जगह यूज होगा जब भी वेरिएबल फोर्स हमारा यूज होगा बेटा, ठीक है। तो इसको नोट करिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है भाई, मिटाते हैं इसको। अब दो टॉपिक और पढ़ते हैं, बहुत प्यारे टॉपिक, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। भाई देखो मैं एक पार्ट पढ़ाऊंगा, उसमें से काफी न्यूमेरिकल फिर लगाऊंगा, फिर आगे चलेंगे हम लोग, फिर उसके आगे की बात करेंगे। ओ भाई लो ही डिस्चार्ज होना चालू हो गया, अब तो लगाना ही पड़ेगा मेरे को। बस भाई 1 सेकंड लग गया, नहीं तो बीच में बंद हो जाएगा तो फिर भाई ख़त्म कहानी, फिर मुझे फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दोबारा रिकॉर्ड करने में फील नहीं आता है। यस हो गया, ठीक है भाई, चलो गिर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब देखो हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स की। 1 सेकंड, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा अब बेटा बात ये आती है, डिफिनीशन तो सबको आता है, एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इट कैन बी डिपेंड ऑन ओनली पोजीशंस एंड इट इज अ पाथ इंडिपेंडेंट। मतलब कि बहुत जल्दी बोल दिया गया ना, स्लो स्लो बोलते हैं भाई, ठीक है। देखो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बेटा, कि ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। सर तो किस पे डिपेंड करता बेटा, ये देखो ये पोजीशन पे डिपेंड करता। अच्छा देखो ना, इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तुम स्विच ऑन करते हो इनिशियल पोजीशन, लाइट कहीं और जलता है, पंखा कहीं और चलता है, ठीक है। तो क्या होता है, मतलब इनिशियल में तुमने ऑन किया, फाइनल पे जाके रिएक्शन दिख रहा है, मतलब तुमने इलेक्ट्रिसिटी से क्या दे दिया, मैकेनिकल एनर्जी दे दिया, लाइट एनर्जी दे दिया बेटा, ठीक है। सो बेटा देखो यहाँ पे क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। पहले तो क्या होगा, डिफिनीशन इसका सुन लो, एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मतलब ये जब भी हम बात करेंगे तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की ही बात करेंगे बेटा, पाथ पे कोई डिपेंड नहीं करने वाला, ठीक है, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। तो सर क्या करता किस पे है, तो ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, इट इज
डिपेंड्स ओनली पोजीशंस। पोजीशंस कौन से पोजीशन भाई? इनिशियल एंड फाइनल। ठीक भाई, अब देखो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब अगर हम बात करें बेटा तो ये पूरे फिजिक्स में ना ये लगभग 98% चैप्टर्स पे यही कॉन्सेप्ट काम करता है। दो ऐसे चैप्टर हैं जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, एक तो फ्रिक्शन और दूसरा क्या होता है बेटा? विस्कोसिटी। एक फ्रिक्शन और दूसरा विस्कोसिटी, इसको अपने जहन में बिठा लो। क्यों? क्योंकि ये देखो फ्रिक्शन क्या होता है? पाथ पे डिपेंड करता है। ये देखो फ्रिक्शन लग रहा है। और विस्कोसिटी क्या होता है? दो वाटर लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। अभी जब हम लोग फ्लूइड पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से हम लोग उसको डिराइव करेंगे बेटा। ठीक है, तो देखो पूरा फिजिक्स, रेस्ट ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, मोशन, 1D 2D 3D, भाई जितने पढ़ोगे, सॉलिड लिक्विड सब, सॉरी लिक्विड तो नहीं, सॉलिड भी, सब कुछ क्या होगा? किस पे डिपेंड करता है बेटा? पोजीशन पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसका एक ग्राफ बनाता हूं बेटा, इसको देखना। अब क्वेश्चन ये पूछेगा बेटा 1 और 2, इसको बना दिया इस तरह, W1, W2, W3, तीन ऑप्शन दे देगा भाई यहाँ पे, दूसरा एंड तीसरा, यानी चौथा भी दे देते हैं, नन ऑफ दीज। ठीक बेटा, तो W1 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W3, W1 इज लेस देन W2 इज W3 एंड W1 इज इक्वल टू W2 इक्वल टू W3। अब चार ऑप्शन है बेटा, इसमें से सही कौन सा होगा? इसमें से सही कौन सा होगा बेटा? इसमें से सही देखो, आप सोचोगे, जरा कमेंट करके एक बार बताओ बेटा। लेकिन मेरे हिसाब से अभी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा है? इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अब पाथ जिगजैग हो बेटा, या टेढ़ा मेढ़ा हो, या सीधा हो, स्ट्रेट हो, पाथ से तो कोई इसका लेना ही देना नहीं है। लेना देना किससे है? पोजीशन से बेटा। ये इनिशियल पोजीशन हो गया और ये क्या हो गया? फाइनल पोजीशन हो गया। तो बेटा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, बाकी तो गलत होगा, नन ऑफ दीस तो होगा ही नहीं बेटा। ठीक है, तो क्या होगा? अपने जहन में बिठा लो कि जो पाथ वर्क की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, तो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा बेटा। तो इतना याद कर लो, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, इट इज डिपेंड ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक बेटा, अब देखो एग्जाम्पल में जैसे लिख के देते हैं आपको, कहाँ पे लिखे? ये लिख दें। ये माइक छोटा, इसका वायर छोटा होने की वजह से मैं पीछे नहीं जा पा रहा हूँ, इधर नहीं लिख पा रहा हूँ, मैं गिर जा रहा है, ये बार बार उठाना पड़ रहा है। ठीक है, नहीं गिरा। पहला एग्जाम्पल लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत तेरी एग्जाम्पल बेटा। स्प्रिंग फोर्स, अब देखो ये क्लास में इसी में पढ़ोगे, अगला चैप्टर है बेटा F इक्वल टू G m1m2 अपॉन R स्क्वायर। देखो ना, अर्थ और मून में क्या टच करके फोर्स लगता है क्या? दोनों इंडिपेंडेंट है बेटा। वो भी वैक्यूम में बैठा है, ये भी एक्चुअली में देखा जाए तो अगर बाहर से देखें तो ये भी लगेगा वैक्यूम में ही है। तो दोनों देखो ना अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं और अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्लास 12th में पढ़ा होगा, पढ़ेंगे बेटा आप नेक्स्ट ईयर। और 10th में अगर टीचर ने अच्छे से पढ़ाया होगा तो बताया होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये क्या होता है? F इक्वल टू माइनस का KX होता है बेटा, F इक्वल टू माइनस का KX होता है। ठीक है, तो ये देखो बेटा, ये क्या होंगे? कुछ हमने कंजर्वेटिव फोर्स के कुछ एग्जांपल आपको बताए। ठीक है, अच्छा आपने ये भी पढ़ा होगा बेटा, अगर वर्क डन इन ए सर्कुलर पाथ है बेटा, क्या होगा? वर्क डन 0 होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा, ये आई होप आपको आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तुम तो सोए मुस्कुराए, तुम जाने क्यों सपने दिखा। चलो भाई देख लो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब भाई देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपका बेटा ये होगा कि वो पाथ पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा और क्या होगा? और वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा? यहाँ पे एक लाइन में अगर मैं लिखूं, इट इज पाथ डिपेंडेंट, इट इज पाथ डिपेंडेंट।
डिपेंड, ठीक है। ठीक बेटा, ये क्या होता है, पाथ पे डिपेंड करता है। और एग्जाम्पल में अगर हम लोग लिखे बेटा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक तो फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, एंड सेकेंड वन इज विस्कोसिटी बेटा, विस्कोसिटी, ठीक है, दो चीज बेटा ये। ठीक बेटा, तो ये बेसिक आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल अभी इसके बाद ही सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। देन इसके बाद अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी लगवाएंगे आपके लिए। तो ये मत सोचना कि सर यार बहुत आसान न्यूमेरिकल लगवा रहे हैं भाई, मैं बेसिक बिल्डिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको एक लेवल तक ले जाऊंगा, ठीक। क्या लिखा है, अ गार्डनर पुशेस अ लॉन रोलर, मतलब देखो लॉन रोलर का पहले ही क्वेश्चन आ गया, यहीं से कॉन्सेप्ट भी मैंने स्टार्ट किया था बेटा। अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इफ ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 20 किलो वेट, ठीक है, इन अ डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, इंक्लाइंड मतलब स्लोप जो बनता है बेटा, ठीक है, 60 डिग्री टू द ग्राउंड, फाइंड द वर्क डन बाय हिम। तो अब देखो सबसे पहले वर्क डन पूछा है बेटा, तो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, W इक्वल टू Fs cos थीटा, क्योंकि एंगल आ रहा है इसलिए मैंने थीटा लिख लिया पहले से, ठीक। अब सबसे पहले फिजिक्स का न्यूमेरिकल पाते ही हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग गिवन क्या है उसको लिखेंगे, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगी बेटा। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे। देखो डिस्टेंस दिया है, मतलब s की वैल्यू दिया है बेटा 20 मीटर, ठीक बेटा। इसका ही अप्लाइज अ फोर्स कितना आ रहा है, फोर्स की वैल्यू कितना आ रहा है, 20 किलोग्राम वेट आ रहा है बेटा। देन इसके बाद देखो क्या दिया है, थीटा कितना दिया है बेटा, 60 डिग्री दिया। फिर क्या पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है, W। अब देखो ना, आपको थीटा भी मिल गया, F भी मिल गया, S भी मिल गया, इसमें क्या वेरिएबल है, 1 2 3 4 वेरिएबल। 4 वेरिएबल मतलब 4 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। 4 वेरिएबल है मतलब 4 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। तो देखो अब क्या करना, सीधे सीधे उठा के वैल्यू पुट कर देना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, अब इसमें बच्चा क्या करता है, सीधे सीधे वैल्यू पुट करता है, गलती कहाँ करता है, किलो वेट बेटा। जब भी किलोग्राम वेट आ जाए बेटा तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है बेटा। तो न्यूटन के लिए हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करने के लिए 20 इंटू 9.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। और जैसे ही 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, कन्वर्ट किस में हो जाता है, न्यूटन में। आईसीएससी वाला बच्चा पढ़ के आया होगा, उसने कन्वर्ट किया है बेटा, बट सीबीएसई में ऐसा नहीं है। लेकिन जब मैं 9 को पढ़ाता हूँ ये चीज वहां बता देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो आपको नहीं मिलेगा, बेसिक क्लासेस में भी सब कुछ मिलेगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं भाई, W इक्वल टू F कितना है, 20 इंटू 9.8। अब कुछ लोग 10 भी लेते हैं, 10 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। S कितना है बेटा, 20 मीटर है, और cos 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू देखो कितना दिया क्वेश्चन में, 60 डिग्री बेटा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा अब इसको 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 400, ठीक, इंटू 9.8, और cos 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, देखो वहाँ से घसीटो, cos 60 की वैल्यू देखो कितना, 1/2 है बेटा, ठीक है। तो 1/2 है तो कितना हो जाएगा, 4.9। तो W इक्वल टू कितना हो गया, 400 इंटू 4.9। एक जीरो हटाएंगे बेटा यहाँ से। अब देखो मैं सिंपल कैसे करता हूँ, ठीक है। एक जीरो हटाएंगे तो एक पॉइंट हट जाएगा बेटा, कितना बचा, 40 इंटू 49, ठीक। तो अब देखो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 4 जा 16, 16 3 कितना होता है, 19, और एक जीरो बचा लगा दिया, ठीक। और यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, जूल, ठीक है। ये वाला यूनिट भी बताना भूल गया था, जूल हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे जूल लिखो, चाहे मैं सब लिख देता हूँ ना, कहोगे यार सर क्या बता रहे हैं, न्यूटन मीटर लिखो बेटा, चाहे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिखो, चाहे डाइन सेंटीमीटर लिखो बेटा, जो तुमको अच्छा लगे वो लिखो, सब कुछ मांगता है इधर, ठीक बेटा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ टोटल वर्क डन भाई, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा डायग्राम बना के मैं समझाऊंगा बेटा, इसका सलूशन कराऊंगा आपको, ठीक है। मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट है, एक बकेट है, ठीक है, मान लो ये बकेट है बेटा, ठीक। अब इसको क्या लगा रहा है, ऊपर लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। यही लिखा है, देखो फर्स्ट लाइन क्या लिखा, अ पर्सन इज होल्डिंग बकेट बाय अप्लाइंग अ फोर्स 10 न्यूटन। भाई देखो ना, तुम किसी बकेट को पकड़ो, जैसे मान लो ये बकेट है, अब इसको ऊपर फोर्स लगाओगे, अगेंस्ट द ग्रेविटी लगाओगे, तभी तो ये होल्ड होगा। मतलब तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन क्या हो रहा है बेटा, ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक। देन बोल रहा है क्या, ही मूव्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मान लो इधर जा रहा है या इधर की तरफ जा रहा है, किधर भी बना लो, कितना जा रहा है भाई, 5 मीटर ये मूव कर गया, कुछ मिला के यहाँ पहुंच गया बेटा। तो अब देखो अगर ये इधर जा रहा है बेटा, थोड़ा डार्क कर दूं मैं इसको, ठीक, इधर की तरफ मूव कर रहा है बेटा,
और जो फोर्स लगा रहा है किधर लगा रहा है, इधर की तरफ लगा रहा है। दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है भाई, 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है बन रहा है, ठीक है। तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो बेटा क्या हो जाएगा, F की वैल्यू कितना दिया है, 10 न्यूटन दिया है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, 5 मीटर दिया, और कॉस कितना दिया, 90 डिग्री। तो फिलहाल तो टेंशन नहीं लेने का, कॉस 90 की वैल्यू घसीटो भाई, वहां से 0 है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो बेटा वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा, ठीक बेटा। अब देखो इसी में दूसरा केस पढ़ते हैं बेटा। अभी भी क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट वही है बेटा, और फोर्स कहां लगा रहा है, 10 न्यूटन ऊपर ही लगा रहा है बेटा। फिर बोल क्या रहा है, द क्लाइम्स अप अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, मतलब इसी के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इसी के डायरेक्शन में, इसको बड़ा और बना दो तो कहोगे सर ये कहां से निकल गया, इसी के डायरेक्शन में 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट, क्लाइम मतलब चढ़ना बेटा, इसी के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है बेटा 10 मीटर। तो भाई देखो अभी मैंने बताया था अगर दो सेम डायरेक्शन होगा तो उसमें थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, 0 डिग्री, मतलब दो पैरेलल लाइन बेटा, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, थीटा बोले तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो W इक्वल टू F कितना हो गया, 10 न्यूटन हो गया इंटू 10 मीटर, ये हो गया एफ एस कॉस थीटा, मैं लिख देता हूं एफ एस कॉस थीटा, ठीक। तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री, और 0 डिग्री बोले तो कितना होता है, देखो भाई ऊपर कितना लिखा है, 1 लिखा है बेटा, ठीक है। तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर, या बोले तो जूल बेटा, ठीक। वर्क डन आ गया जूल। अब देखो इस क्वेश्चन में बेटा गलती बच्चे कहाँ करेंगे कि यहाँ पे उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे वो क्या करेंगे, दोनों को सेम डायरेक्शन में ले लेंगे, ठीक है, मतलब फोर्स भी ऊपर ले लेंगे, उधर भी ऊपर ले लेंगे, तो ये क्वेश्चन वहीं गलत हो जाता है, 0 जूल। यहाँ गलती करेंगे और यहाँ भी उनको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने इसको आसान बनाया, डायग्राम बना के सॉल्व किया, ठीक बेटा। जब तक देखो फील नहीं करोगे तब तक ड्यू टू द रोड, साइकिल ने रोड पे इतना फोर्स लगा एंड इज डायरेक्टली अपोज टू द मोशन, भाई अपोज करेगा, जाहिर सी बात है, रोड और साइकिल के बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा बेटा। पहला बोल रहा है हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल, रोड ने कितना वर्क डन किया साइकिल पे, दूसरे पूछ रहा है साइकिल ने रोड पे कितना वर्क डन किया बेटा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो एंगल की कहानी है इसमें, एफ कितना है बेटा, 100 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना 10 है। अब बात फंस रही है एंगल कितना होगा बेटा। अब खुद सोचो ना कि अगर ये साइकिल है और ये मान लो तुम वर्क डन कर रहे हो बेटा, यहाँ से चला रहे हो, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में बेटा, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है बेटा। तो दोनों के बीच में देखो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री बेटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो फोर्स किधर लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया। तो कितना हो गया बेटा, 100,000, और ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 180 माइनस का हो जाएगा, ये 1000 जूल आ गया बेटा, ठीक है, 1000 जूल आ गया बेटा। अब देखो यहाँ पे शायद 200 न्यूटन था कि 100 था, 200 न्यूटन था, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 200 न्यूटन होगा, ठीक। तो 200 जूल का वर्क डन लग रहा है। ये तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया बेटा, मतलब कि इतना फोर्स लग गया कि ये रोड फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, साइकिल के ऊपर, ठीक है। और रोड क्यों लगा रहा है फोर्स भाई, कुत्ता तो काटा नहीं है उसको, फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है भाई रोड की वजह से। अब साइकिल कितना फोर्स लगाएगा, तो मेरे हिसाब से साइकिल ही क्या फोर्स लगाएगा बेटा, रोड ऑलरेडी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो साइकिल क्या फोर्स लगाएगा उसको भी देख लेते हैं, एफ एस कॉस थीटा, ठीक भाई। तो अब देखो यहाँ पे, अच्छा अब यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं 0 लिख दूँ तो क्या होगा, कोई दिक्कत किसी को, क्योंकि वर्क डन क्या होगा बेटा, 0 होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखो ना एक चीज यहाँ पे देखो, एक्शन रिएक्शन पेयर हो रहा है। अगर फोर्स की खाली बात करें, हम खाली फोर्स की बात करें, तो पॉजिटिव का 200 न्यूटन लग रहा है बेटा वहां पे, तो ये भी 200 न्यूटन लगाएगा बेटा, एकदम सही होगा पॉजिटिव का, कोई दिक्कत नहीं होगा। इफ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा था बेटा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रोड का कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है भाई, साइकिल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था तो फ्रिक्शन लगा, तो यहाँ हमने क्या ले लिया, माइनस का ले लिया, cos 180 लिखा बेटा, माइनस का आ गया, मतलब ये क्या हो गया, वर्क डन इन निगेटिव आ रहा है बेटा, ठीक है। लेकिन रोड का तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, इसलिए हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 होगा। लेकिन अगर कोई फोर्स पूछ लेगा कितने का फोर्स लगा रहा है साइकिल रोड के ऊपर, तो 200 न्यूटन का। अगर ऐसा ना होता बेटा तो ये साइकिल रोड के अंदर चला जाता और ये जूम जपैक जूम करता, ऐसे चिल्लाता, ठीक है। तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हो रहा, रोड तो स्टेशनरी पोजीशन पे है ना, क्या मूव कर रहा है साइकिल, और साइकिल मूव कर रहा था तो कौन सा फोर्स लग रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे बेटा, और जब हम आगे मिलेंगे तो उसके बाद हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे, फिर पार पढ़ेंगे बेटा, अच्छे से कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। अभी मैं एसएल का सीरीज करा रहा हूँ, आगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी बुक्स हैं, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। सो आपका दिन अच्छा हो, थैंक यू।